हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा के सिलेबस के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि सेकंड ग्रेड में शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है उसमें दो पेपर आते हैं, जिसमें से एक का नाम है पेपर 1 और एक का नाम है पेपर 2। पेपर 2 सभी लोगों का कॉमन नहीं होता, वो आपके द्वारा चयन किए गए विषय के हिसाब से पेपर होगा, जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। पेपर नंबर 1 सभी के लिए कॉमन है। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि पेपर नंबर 1 में फर्स्ट पेपर में कौन कौन से विषय आते हैं और उनकी तैयारी हमें किस तरह से करनी होती है, कितना उनका स्तर रहता है, कितनी कॉम्प्लिकेसी वहां पे है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पेपर नंबर 1 कितना बड़ा होगा और उस पेपर नंबर 1 में कितने क्वेश्चन हम लोगों को करने होंगे, कितने नंबर का होगा। हम सभी जानते हैं कि पेपर नंबर 1 200 नंबर का एक पेपर होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न के 2 नंबर होंगे और अगर आप गलत करते हैं तो एक गलत प्रश्न के लिए आपको 1/3 या 1/3 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इस पेपर के अंदर सिलेबस देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर हम गहनता में जाएं, डिटेल में जाएं, तो काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे कवर करना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस का पहला हिस्सा है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर हमें राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, हमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी है, हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी लेनी है और साथ के साथ हमें राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के कल्चर के बारे में भी जानकारी लेनी है। अब ये तो एक ब्रॉड एरिया हो गया। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि माइन्यूट पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्से क्या हैं। तो छोटे हिस्सों में सबसे पहले हमें पढ़ना है राजस्थान की लोकेशन, मतलब राजस्थान की स्थिति। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर अपने आप ही आता है कि राजस्थान कहाँ पे स्थित है, राजस्थान का एक्सटेंट मतलब राजस्थान का विस्तार कितना है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से गुण या रिलीफ फीचर कौन कौन से हैं, राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान का अपवाह तंत्र कैसा है, राजस्थान के अंदर जो वनस्पति है वो कैसी है, राजस्थान में कृषि कैसी होती है, राजस्थान के अंदर लाइव स्टॉक या पशुपालन के संबंध में क्या क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं, क्या चल रही हैं, राजस्थान में डेयरी के संबंध में, डेयरी उद्योग है ना, उसके संबंध में क्या विकास हो रहा है, राजस्थान की जनसंख्या का वितरण कैसा है, राजस्थान के अंदर विकास की संभावनाएं क्या हैं, राजस्थान के अंदर जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, राजस्थान के अंदर साक्षरता का क्या स्टेटस है, राजस्थान में सेक्स रेशियो का मतलब है लिंगानुपात कैसा है, राजस्थान के अंदर रिलीजियस कॉम्पोजिशन कैसा है। रिलीजियस कॉम्पोजिशन का मतलब है जो टोटल जनसंख्या है उसमें अगर हम धार्मिक आधार पे बांटें तो धार्मिक आधार पे उनका मिश्रण किस तरह का है। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि राजस्थान के अंदर उद्योग या इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, राजस्थान में नियोजन कैसे होता है, राजस्थान के बजट में कौन कौन से ट्रेंड या कौन सी प्रवृत्तियां रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के मेजर टूरिस्ट सेंटर या पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं। तो ये हमारा एक ब्रॉड एरिया हो गया जो राजस्थान के जीके के बारे में बात करता है। मेजॉरिटी ये जो कंसंट्रेटेड है, इसका जो फोकस है वो राजस्थान के ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा है। राजस्थान की ज्योग्राफी अगर आपने ठीक से तैयार कर ली तो ये एक ऐसी चीज़ है जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं में काम आती है और हर जगह आपके लिए आपको एक कटिंग एज देगा, एक एडवांटेज देगा। ठीक से पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा हर वैकेंसी में 10 से लेकर 18 के बीच में प्रश्न यहाँ से आते हैं। अलग अलग वैकेंसी का अलग अलग पैटर्न है। 10-12 क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो जाएँ तो एक मेजर आपको एडवांटेज मिलेगा और ये चीज़ें आसान हैं। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है, याद करना है आपको। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार याद कर ली तो जब तक आप परीक्षाएं देंगे हमेशा आपके काम आएंगे, उनमें बदलाव नहीं होगा। जैसे राजस्थान की स्थिति है, बदलने थोड़ी वाली है। राजस्थान की जलवायु का जो पैटर्न है वो हर बार थोड़ी चेंज हो जाता है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो भौतिक विशेषताएं हैं, राजस्थान का अपवाह तंत्र है वो बदलेगा थोड़ी। वन टाइम पढ़ लिया, हमेशा के लिए लाइफ में रहने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान का प्राचीन जो संस्कृति है वो कैसी रही है, राजस्थान में सिविलाइजेशन कैसा रहा है। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि राजस्थान में कंगन, आहार, गणेश्वर और बैरठ ये किस तरह की यहाँ पे सिविलाइजेशन रहे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का इतिहास हमें पढ़ना है, लेकिन स्पेसिफाई किया कि इस इतिहास कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। हमें 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का इतिहास पढ़ना है और उसमें भी हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। हमें पढ़ना है गुर्जर और प्रतिहार, हमें पढ़ना है अजमेर के चौहान, और इसके अलावा आगे अगर चलें तो हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के साथ में राजस्थान के जो शासक रहे हैं उनके संबंध कैसे रहे। तो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंधों में पढ़ना है, वहाँ पर विशेष रूप से हमें गौर करना है कि मेवाड़ के संबंध कैसे रहे, रणथंभौर और जालोर इनके किस तरह के संबंध रहे। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के अलावा राजस्थान और मुगलों के बारे में, कि राजस्थान और मुगलों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, राजस्थान के शासकों और मुगल शासकों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उनके बारे में पढ़ना है, जिन्हें पढ़ते समय हमें राणा सांगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, मान सिंह ऑफ आमेर, आमेर के मान सिंह के बारे में, चंद्रसेन के बारे में, बीकानेर के राय सिंह जी के बारे में और
मेवाड़ के राज सिंह जी के बारे में पढ़ना है। और ये वैसे भी हम लोग जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सारी बातें पढ़ते ही हैं। यहाँ पे हमें विशेष रूप से पढ़ना है कि राजस्थान की हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट या स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान में किस तरह से आगे बढ़ा। तो राजस्थान में हमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी जानकारी लेनी है। स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते समय हमें पढ़ना है कि राजस्थान के अंदर जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ, जनजातीय आंदोलन हुआ, वो कैसे हुआ, प्रजामंडल आंदोलन कैसे हुआ, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। और इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है कि राजस्थान की जो मिडाइवल हिस्ट्री है, राजस्थान का जो मॉडर्न पीरियड है, उस पीरियड में महिलाओं की क्या भूमिका, क्या भागीदारी रही। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि राजस्थान की सोसाइटी और रिलीजन, राजस्थान की समाज और धर्म, इसके बारे में भी पढ़ना है, जिसको पढ़ते हुए हम लोग लोक देवता और लोक देवियाँ पढ़ेंगे। तो आप सभी परीक्षाओं के लिए लोक देवता, लोक देवियाँ तैयार करते ही हैं, यहाँ थोड़ी गहनता से करनी है। इसके साथ साथ हमें राजस्थान के संतों के बारे में पढ़ना है कि राजस्थान में कौन कौन से संत हुए, जिसमें अब दादू जी और कई संतों के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि राजस्थान की शिल्पकला, राजस्थान का आर्किटेक्चर कैसा रहा, जिसके अंदर मंदिरों की शिल्पकला, किलों की, महलों की, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। राजस्थान की चित्रकला या चित्रकारी, जिसके अंदर अलग अलग चित्रकला के स्कूल रहे हैं, अलग अलग समुदाय रहे, वो सब हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है राजस्थान के मेले और त्यौहार कि राजस्थान में कौन कौन से मेले भरते हैं, कहाँ कहाँ पे भरते हैं, और त्यौहार कौन कौन से हैं और कौन से मेले की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है राजस्थान के रीति रिवाज या राजस्थान के कस्टम्स या प्रथाएं, राजस्थान की ड्रेस और ऑर्नामेंट्स, मतलब राजस्थान की वेशभूषा और राजस्थान का आभूषण, ये सभी चीज़ें हम लोगों को करनी होंगी। इसके साथ हमें पढ़ना है राजस्थान का लोक संगीत और राजस्थान का लोक नृत्य, और हमें पढ़ना है राजस्थान की भाषाएं और भाषाओं के साथ में राजस्थान का साहित्य। अगर हम यहाँ तक चलें तो ये सारा का सारा राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है। इसमें कुछ नयापन नहीं है। मतलब अगर आप राजस्थान की अच्छी भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं तो ये सिलेबस आपको कवर करना ही है, और वन टाइम कर लीजिए, ये हमेशा के लिए काम आना है। और जो अभी हमने पढ़ा ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, इसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा। लाइफ में एक बार मेहनत कीजिए, हमेशा हमेशा के लिए आपके नंबर सेफ हैं। उसके साथ साथ अब हमें पढ़ना है थोड़ा बहुत राजस्थान की पॉलिटी के बारे में, मतलब राजस्थान का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में पढ़ना है, जिसे पढ़ते समय हमें जानना पड़ेगा कि राजस्थान का जो गवर्नर कार्यालय है वो क्या है, राजस्थान में गवर्नर का रोल क्या है, राजस्थान में गवर्नर कार्यालय के कार्य या उनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। हमें पढ़ना है मुख्यमंत्री कार्यालय के बारे में, मुख्यमंत्री की कैबिनेट के बारे में, राजस्थान में जो सचिवालय है, राज्य सचिवालय जिसको हम बोलते हैं, शासन सचिवालय बोलते हैं, सचिवालय के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना। आप जानते हैं कि राजस्थान का मुख्य सचिव का मतलब है राजस्थान का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर, उनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि राजस्थान में जो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उस आरपीएससी का गठन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, वो सब हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ राजस्थान में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हमें गहनता से पढ़ना है। पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। अगर इसको हम लोग नाम दें तो हम इसको राजस्थान की राजनीतिक परिदृश्य या हम लोग नाम दे सकते हैं स्टेट पॉलिटी। यहाँ पढ़ते समय हमें दो बातों पे ध्यान रखना होता है। क्या क्या? एक तो हमें इनके संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, उनको पढ़ना होता है, और संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ हमें याद करना होता है कि राजस्थान में अब तक इन पदों पे कौन रहे, राजस्थान में गवर्नर कौन कौन रहे, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन रहे। राजस्थान के अंदर गवर्नर या मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनमें कुछ विशेष बातें कि कौन ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहा, कौन लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहा, इस तरह की सारी बातें हम लोगों को पढ़नी है। हमेशा क्वेश्चन यहीं से इनके आजू बाजू घूमते हैं, कोई बहुत कठिनाई का काम ये भी नहीं है, और ये भी लगभग राजस्थान के सभी परीक्षाओं में कॉमन सा ही है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है राजस्थान का करंट अफेयर। राजस्थान का करंट अफेयर बहुत आसान, बहुत छोटा सा एरिया है, हम बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर यही सब करंट अफेयर जब शब्द आता है तो हमें जो सामान्य बातें होती है वही पढ़नी होती है। सामान्य बातों में हम क्या क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के अंदर कोई बड़ा करंट इशू चल रहा हो, अभी कोई वर्तमान समसामयिक मुद्दा बड़ा गहनता से चल रहा हो, राजस्थान के अंदर कुछ मुख्य घटनाएं हो रही हो जिनका सामाजिक या आर्थिक घटनाएं हो, या फिर राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स, राजनीति, खेल, इनके संबंध में कुछ नई घटनाएं हुई हो, राजस्थान के कुछ लोगों को इनाम मिला हो, राजस्थान की तरफ से कोई खिलाड़ी ओलंपिक पदक लाया हो, राजस्थान में कोई नए गेम्स का आयोजन हुआ हो, सब बातें हम लोगों को पढ़नी है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। ये शब्द आते ही लगता है सामान्य ज्ञान पढ़ना है, लेकिन ये सामान्य नहीं है, असामान्य ज्ञान है। क्यों? क्योंकि नाम छोटा है लेकिन पढ़ना बहुत है।
जब सिलेबस में सामान्य ज्ञान लिख दिया जाता है तो हमारे साथ कठिनाई ये होती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो यहाँ भी हम लोगों को कवरेज अच्छी करनी है, जिसके अंदर हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी वगैरह देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है अलग अलग कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, मतलब हमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट, ओशियन, ये सब पढ़ना है। मतलब ये है कि विश्व ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है। वैश्विक ज्योग्राफी पढ़ते टाइम पे हमें कौन कौन से द्वीप समूह है, कौन कौन से महासागर है, और पूरी दुनिया के अंदर जो पवन चलती है, विंड सिस्टम है, वो कैसे चलता है, पूरे दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट को लेके आज के दिन क्या कठिनाई, क्या समस्या आ रही है, वो सब हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन अपने साथ में कौन सी समस्याएं लेके आया है, और हमें ये पढ़ना है कि इसकी वजह से कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं। पॉपुलेशन या जनसंख्या को लेके वैश्विक ट्रेंड क्या चल रहा है, और इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण कैसा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएनओ, इसका क्या रोल है। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि जो मेजर इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर, और वो भी कौन सी, वैश्वीकरण वाली, वैश्वीकरण के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, उनमें क्या ट्रेंड आज के दिन चल रहा है। और साथ के साथ न्यूक्लियर को रोकने के लिए, न्यूक्लियर को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन सी पॉलिसीज़ आज के दिन काम कर रही हैं। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि भारत की लोकेशन और एडवांटेज, मतलब भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे कैसी है, भारत की स्थिति के कारण हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, भारत का मानसून का सिस्टम, मानसून प्रणाली भारत में कैसी है, भारत में अफवाह तंत्र कैसा है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से बहती हैं, कहाँ गिरती हैं। हमें पढ़ना है कि भारत में कृषि और उद्योगों का जो पैटर्न बदल रहा है, उनका परिदृश्य बदल रहा है, वो क्यों, उन किन कारणों से, उससे भविष्य में क्या प्रभाव होने वाले हैं। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय कॉन्सेप्ट एंड ट्रेंड। हमें पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है और राष्ट्रीय आय की अवधारणा में प्रवृत्तियां क्या रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा एरिया है। और हमें पढ़ना है गरीबी, पॉवर्टी के बारे में, कि राजस्थान में, भारत में अभी तक गरीबी निवारण के संबंध में सरकार कौन कौन सी योजनाएं लेके आई, भारत की विदेश नीति, उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, भारत की विदेश नीति क्या है। और हमें पढ़ना है कि भारत की विदेश नीति को बनाने में नेहरू का योगदान क्या रहा। तो ये सब हमारा एक एरिया हो गया। इसके अलावा फिर हमें कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, संविधान के बारे में पढ़ना। संविधान के बारे में पढ़ते समय हम पढ़ेंगे कि भारत की संवैधानिक हिस्ट्री जो रही है उसके अंदर मुख्य लैंडमार्क या मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हुई, और उन मुख्य घटनाओं में विशेष रूप से हमें ध्यान देना है भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। हमें पढ़ना है राष्ट्रीय मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका। हमें पढ़ना है अंबेडकर की भूमिका, अंबेडकर और संविधान आपस में जोड़ के पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है संविधान बना कैसे, हमें पढ़ना है कि संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, हमारे संविधान में मूल अधिकार क्या क्या दिए गए हैं नागरिकों को, हमारे संविधान के अंदर मूल कर्तव्य क्या दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या है। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि हमारे भारत में राष्ट्रपति संबंधी क्या प्रावधान है, प्रधानमंत्री संबंधी क्या प्रावधान है, और भारत में जो संघवाद की प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है, वो क्या है। और साथ के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में मुख्य राजनीतिक दल कौन से हैं। तो यहाँ पे आके हमारा जो इंडियन पॉलिटी के साथ में हमारा ओवरऑल राजस्थान का, इंडिया का और वर्ल्ड का जीके यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस पोर्शन के बाद जो अगला पैटर्न है, उस अगले पैटर्न में हम लोगों को पढ़ना होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का सिलेबस बड़ा आसान है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि शिक्षा के संबंध में साइकोलॉजी क्या होती है, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। एक अध्यापक जब क्लास में जाके पढ़ाता है तो अलग अलग परिस्थितियां वहाँ पे पैदा होती हैं, वहाँ पे साइकोलॉजी का रोल क्या है। हमें पढ़ना है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट कौन रहे और उन साइकोलॉजिस्ट का क्या योगदान रहा। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है लर्निंग के बारे में, तो सीखने के जो तौर तरीके हैं उनके बारे में डिटेल में जानना है कि जब विद्यार्थी को अगर शिक्षण करना है तो अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं, अलग अलग थ्योरीज कौन कौन सी हैं, उनका प्रभाव क्या है। इसके साथ साथ जो लर्निंग है उसका ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग मतलब रोचक स्टडी हम लोग कैसे करा सकते हैं, और एक जो विद्यार्थी, शिक्षार्थी या लर्नर होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका विकास कैसे कैसे होता है, जिसके अंदर हमें सारी बातें पढ़नी है कि उसका भौतिक विकास या फिजिकल विकास कैसे होगा, शारीरिक विकास कैसे होगा, भावनात्मक या इमोशनल विकास कैसे होगा, सामाजिक विकास कैसे होगा। सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। मतलब हमें पढ़ना है कि एक बच्चा समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में किस तरह से विकसित होता है। हमें व्यक्तित्व की सारी अवधारणाएं
पढ़नी है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग कौन सी अवधारणाएं होती हैं जिससे व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जांच कर सकते हैं, व्यक्तित्व में अगर कुछ खामियां हो, कुछ कमियां हो तो उन्हें किस तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से सुधार कर सकते हैं। हमें पढ़ना है एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बारे में कि एक व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, कितना क्रिएटिव है, कैसे इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए, कैसे क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है मोटिवेशन के बारे में, उत्प्रेरणा के बारे में, प्रोत्साहन के बारे में। मोटिवेशन के अंदर भी हम लोगों को पढ़ना है कि मोटिवेशन के अर्थ क्या है और लर्निंग प्रोसेस में सीखने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर मोटिवेशन का क्या रोल रहता है और किस तरह से मोटिवेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है व्यक्तिगत भेद। जितने भी बच्चे होते हैं सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। मतलब ना तो हम ये कह सकते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे सीखने वाले होंगे, ना ये कह सकते हैं सारे बच्चे जितने मेहनती होंगे, ना ये कह सकते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे सीखने में थोड़े पीछे होंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको एक शिक्षक के द्वारा कैसे एडजस्ट करके क्लास को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा सकता है, जहां कमजोरियां हैं उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है। जैसे हमें पढ़ना है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं या टैलेंटेड होते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि इस पे तो भगवान का हाथ है, गॉड गिफ्टेड है, सब कुछ इसको पहले से ही आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा धीरे सीखते हैं, सीखते तो हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से धीरे। कुछ ऐसे होते हैं जो सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये सारी बातें हमें पढ़नी है। इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है कि एजुकेशन में सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है, एटीट्यूड का क्या रोल है, हैबिट्स का या एक व्यक्ति की जो सामाजिक स्किल्स हैं उसका क्या रोल है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें साइकोलॉजी में पढ़नी है। तो ये सारा का सारा हमारा सिलेबस है जो यहाँ आके लगभग खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो पेपर होगा उसकी क्या क्या खास बातें। 200 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय हमें मिलेगा जिसके अंदर हमें इस पेपर को सॉल्व करना है। इस पेपर के अंदर हमारे नंबर कटेंगे। नंबर कटेंगे का मतलब है नेगेटिव मार्किंग होगी। एक गलत क्वेश्चन करने पे 1/3 नंबर कटेगा। और 200 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है कि 200 नंबर कहाँ से आएंगे। पहला एरिया जो हमारा राजस्थान से संबंधित है, करंट अफेयर को छोड़ के, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान का पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, वो सब 80 नंबर का आएगा। 200 में से 80 नंबर। इसके साथ साथ राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो 20 नंबर का आएगा। तो टोटल पेपर जो 200 नंबर का, उसमें से 100 नंबर आपको यही मिल जाएंगे। दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ 100 में से 50 प्रश्न आपके राजस्थान संबंधी होंगे जिन पे मेहनत की जाए तो हम ठीक कर सकते हैं। इसके साथ जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड और इंडिया का जो जीके है वो 60 नंबर का होगा। मतलब लगभग 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और इसके अलावा 20 नंबर की हमारी साइकोलॉजी होगी, 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होंगे जो 40 नंबर के आएंगे। इस तरह से 200 प्रश्न हमारे टोटल बनेंगे। ये बात सामने नजर आती है कि किसी बच्चे का मान लीजिए राजस्थान वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है और बाकी सब्जेक्ट में भी ठीक ठाक तैयारी की है तो उसको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब ये तैयारियां करने के लिए सिर्फ ऊपर से पढ़ लेना या टाइम पास कर लेना वो काफ़ी नहीं है। आज के दिन धीरे धीरे समय के साथ में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं और हमेशा याद रखिएगा लाइफ में जितनी मेहनत आप करते हो दूसरा व्यक्ति आपसे उतनी ही ज़्यादा कर रहा होगा, किसी को कमज़ोर ना आके। तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको ठीक से मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और आप जो कट ऑफ को लेकर आइडिया लगाते हैं, आप कट ऑफ से 10% कम से कम खुद को ऊपर रखने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपके सिलेक्शन की कोई संभावनाएं बनती हैं। तो अच्छी तैयारी कीजिए। हम लोग अब की बार आपको इस फर्स्ट पेपर के लिए एक कोर्स आपके लिए लेके आए हैं और बहुत ब्यूटीफुली, बहुत तरीके से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। आम तौर पे जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ कोर्स देने तक, वीडियो देने तक सीमित होते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स है जो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हम क्लास में गहनता से मतलब है कि एक बार इस कोर्स को अगर कर लिया तो हम RS तक की कोई भी परीक्षा हो, राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, गहनता से हम वहाँ तक उस सारे सब्जेक्ट मैटर को कवर करेंगे। उस सब्जेक्ट मैटर के साथ में सब्जेक्ट मैटर में पढ़ाते समय हम लोग मोड को बायलैंग्वेज रखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चों को कंफर्ट फील होगा। लेकिन आपको हिंदी में टाइप किए हुए प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स का एक फैशन चलता है लेकिन उसके पीछे कारण होता है कि लोग टाइपिंग की मेहनत को बचाना चाहते हैं। बट होता क्या है कि हैंड रिटन में कई बार समझने में, करने में दिक्कत होती है। प्रॉपरली टाइप किए हुए डाउनलोडेबल नोट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको हर चैप्टर के बाद में टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो पहले 15-20 दिन, महीने रुकेंगे सो दैट आपके 2-3 टॉपिक हो जाएं। उसके बाद आपके टेस्ट कंटिन्यूड होंगे, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। टॉपिक खत्म उसका टेस्ट, टॉपिक खत्म उसका टेस्ट। इसके साथ साथ बीच बीच में आपको रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगी। और एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो फिर आपके एग्जाम से पहले आपके कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट कुछ हम लोग ले लेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और मैं आपको फिलहाल इतनी बातें कह सकता हूँ, कहने के लिए 1000 बातें हो सकती हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ आपको
कि जहाँ पे सभी लोग कोर्स छोड़ देते हैं का मतलब है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सारे के सारे मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं कि एक कोर्स सेल किया, बच्चे ने लिया, बच्चे को कोर्स करा दिया एक बार, सारे वीडियोस दे दिए, बात खत्म। नहीं, हमारा असली काम वहीं से शुरू होता है और हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच के साथ मेहनत कर रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ़ायदे का डिसीजन साबित होगा। और हम लोग ये पैटर्न पे काम नहीं करते, ना कभी करेंगे कि होली डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट, शिवरात्रि डिस्काउंट, वैलेंटाइन डे डिस्काउंट, ये सब नहीं है। हमारी फ़ीस 4000 रुपीज़ हमने रखी थी, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट पे कि फ़ीस को थोड़ा कम कर दिया जाए और आप सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकें, इसलिए हम लोगों ने फ़ीस को रिड्यूस करके 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ कर दिया है। यही फ़ीस रहेगी, इसमें फर्दर किसी टाइप का ऑफर या कोई होली दिवाली आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप लोगों को लगे कि हम आपके साथ मेहनत कर सकते हैं और न्याय कर सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और आपके लिए जो भी यूज़फुल कंटेंट है वो हम YouTube के माध्यम से भी बीच बीच में लाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।